नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज 1 जनवरी 2026 को शेयर बाजार की शुरुआत ठीक ठाक रही। निफ्टी 50 ने 26,173 के आसपास ओपनिंग दी और दिन में 26,197 तक गया, लेकिन आखिर में 26,146 पर बंद हुआ, लगभग उसी लेवल पर जहां 31 दिसंबर को क्लोजिंग हुई थी। पूरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा, कभी हल्की गिरावट तो कभी तेज रिकवरी देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट ने साल के पहले दिन एक डिसेंट और स्टेबल क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी आज मजबूत नजर आया। इसने ज्यादातर समय 59,500 के ऊपर खुद को होल्ड किया और लगभग 59,711 के आसपास क्लोज हुआ, जिससे साफ है कि बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को सपोर्ट दिया। सेक्टर वाइज देखा जाए तो मेटल, ऑटो, आईटी, मीडिया, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज और सर्विस सेक्टर में अच्छी मजबूती दिखी, जबकि फार्मा और कंजम्पशन सेक्टर थोड़े कमजोर नजर आए। पीएसयू बैंक्स और पीएसई यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेक्टर में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली, जिससे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट आया। एफएमसीजी सेक्टर आज सबसे ज्यादा दबाव में रहा और करीब 3% तक गिर गया। इसका मुख्य कारण सरकार का सिगरेट पर टैक्स से जुड़ा बड़ा फैसला रहा। आईटीसी लिमिटेड के शेयर में आज लगभग 10% की तेज गिरावट देखने को मिली, जो पिछले 6 सालों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया लिमिटेड जैसे टोबैको से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई, क्योंकि पूरा टोबैको सेक्टर इस फैसले से सीधे प्रभावित हुआ। सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत सिगरेट और अन्य टोबैको प्रोडक्ट्स पर नया एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जो मौजूदा जीएसटी के अलावा होगा। अभी सिगरेट पर करीब 40% जीएसटी लगता है और अब इसके ऊपर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा, जो सिगरेट की लंबाई के हिसाब से तय होगी। ये नया एक्साइज ड्यूटी प्रति 1000 सिगरेट पर लगभग 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक हो सकता है, और ये नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। टैक्स बढ़ने का सीधा असर ये होगा कि सिगरेट महंगी होंगी, जिससे बिक्री पर दबाव आएगा और टोबैको कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसी आशंका की वजह से निवेशकों ने एफएमसीजी और टोबैको स्टॉक्स में भारी प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे आज इन शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। बाजार में आज ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम रहा, क्योंकि न्यू ईयर के कारण यूएस, यूरोप और कई एशियन मार्केट्स बंद थे। आज बीएसई सेंसेक्स की साप्ताहिक एक्सपायरी भी थी, जिसकी वजह से दिन के दौरान हल्की वॉलेटिलिटी बनी रही। इंडियन रुपी में भी हल्की कमजोरी दिखी और ये करीब 89.99 के आसपास पहुंच गया, जो आने वाले दिनों में 90 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर्स और ब्रोकरेज फर्म्स 2026 को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में निफ्टी के लिए ऊंचे टारगेट्स की बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर साल के पहले दिन बाजार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन कमजोर भी नहीं कहा जा सकता। ओवरऑल मार्केट का मूड स्टेबल और बैलेंस्ड रहा। नए महीने के पहले दिन ऑटो सेक्टर इसलिए फोकस में रहता है क्योंकि सभी बड़ी ऑटो कंपनियां अपने पिछले महीने की गाड़ियों की बिक्री का डेटा जारी करती हैं। दिसंबर खत्म होने के बाद जनवरी की शुरुआत में ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में हलचल देखना आम बात है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सभी शामिल हैं। पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक सेल्स में कंपनी ने करीब 30% की ग्रोथ दिखाई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर सेगमेंट में दिसंबर से दिसंबर के आधार पर लगभग 31% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि एक्सपोर्ट में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई है। Hyundai मोटर इंडिया ने अपने डेटा को काफी सिंपल तरीके से पेश किया है, जहां कंपनी ने सालाना आधार पर करीब 6.6% की ग्रोथ दर्ज होने की जानकारी दी है। अशोक लेलैंड की बात करें तो कंपनी ने दिसंबर महीने में घरेलू बाजार में करीब 26% की ग्रोथ दर्ज की है। दिसंबर 2024 में जहां 15,700 यूनिट्स की बिक्री थी, वहीं दिसंबर 2025 में ये बढ़कर करीब 19,800 यूनिट्स के आसपास पहुंच गई है। अशोक लेलैंड के लिए आने वाला बजट भी बेहद अहम होता है, क्योंकि सरकार का कैपेक्स बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़े ट्रक और बसों की मांग बढ़ती है, जिसका सीधा फायदा कंपनी को मिलता है।
टाटा मोटर्स अब दो हिस्सों में देखी जाती है, एक पैसेंजर व्हीकल और दूसरा कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस भी शामिल है, जो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक बिजनेस में करीब 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें जैगवार लैंड रोवर शामिल है, वहां बेस छोटा होने की वजह से करीब 700% की तेज जंप दिखी है। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस को मिलाकर करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये दिखाता है कि ईवी सेगमेंट में कंपनी की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में दिसंबर से दिसंबर के आधार पर भारत में करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस को जोड़ने पर यह ग्रोथ करीब 63% तक पहुंच जाती है। मारुति सुजुकी का बिजनेस अभी पूरी तरह पेट्रोल और डीजल इंजन पर आधारित है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इसकी मौजूदगी फिलहाल बहुत सीमित है। दिसंबर 2024 के मुकाबले दिसंबर 2025 में कंपनी की पैसेंजर कार बिक्री करीब 62,000 से बढ़कर 92,000। दिसंबर महीने में सरकार का कुल जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6.1% ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह इंपोर्ट से मिलने वाला मजबूत रेवेन्यू और देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों का स्थिर बने रहना है। दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1,64,556 करोड़ रुपए था, जबकि नवंबर 2025 में ये करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए रहा था। यानी महीने दर महीने और सालाना दोनों आधार पर कलेक्शन में हल्की लेकिन स्थिर बढ़त देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर तक का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16,50,39 करोड़ रुपए रहा है, जो सालाना आधार पर 8.6% की मजबूत ग्रोथ दिखाता है। इससे सरकार की टैक्स कलेक्शन स्थिति काफी संतुलित नजर आती है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से बड़ा झटका लगा है, जहां कंपनी को 638 करोड़ रुपए का पेनल्टी ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 74 के तहत जारी किया गया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने साफ किया है कि वो इस पेनल्टी ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का शेयर गुरुवार को 8.09% की तेजी के साथ 11.63 रुपए पर बंद हुआ। येस बैंक के निवेशकों की नज़र अब 17 जनवरी 2026 पर टिकी हुई है, क्योंकि इसी दिन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में Q3 और 9 महीनों के अनऑडिटेड नतीजों पर फैसला लिया जाएगा। येस बैंक ने बताया है कि सेबी के नियमों के तहत ट्रेडिंग विंडो पहले ही बंद कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि बैंक के नामित कर्मचारी और उनसे जुड़े लोग नतीजों के बाद 2 दिन तक शेयरों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे। बाजार के नजरिए से देखें तो 17 जनवरी तक येस बैंक के शेयरों में हलचल बनी रह सकती है। आम निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे अफवाहों के बजाय Q3 के वास्तविक नतीजों पर ध्यान दें। टू व्हीलर सेगमेंट में इस समय सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक बाइक्स पर है। दिसंबर में टीवीएस मोटर ने ईवी टू व्हीलर मार्केट में करीब 26.14% मार्केट शेयर के साथ पहला स्थान बनाए रखा। बजाज ऑटो दिसंबर में ईवी सेगमेंट में दूसरे नंबर पर रही, हालांकि इसका मार्केट शेयर नवंबर के 21.85% से घटकर करीब 19.56% हो गया। एथर एनर्जी ने भी ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में हल्की बढ़त दिखाई है, जहां इसका मार्केट शेयर करीब 17.43% से बढ़कर 17.62% हो गया। हीरो मोटोकॉर्प ने ईवी सेगमेंट में अच्छी छलांग लगाई है और इसका मार्केट शेयर करीब 10.27% से बढ़कर 13.1% तक पहुंच गया है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो एक समय 50% से ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी अब दिसंबर में करीब 9.3% पर पहुंची है। नवंबर के करीब 7% से ये सुधार जरूर है, लेकिन अभी भी डबल डिजिट से नीचे है। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के शेयर 1 जनवरी 2026 को करीब 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करते नजर आए। इसकी वजह कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला होना है। रिसर्च फर्म नोवामा के मुताबिक 2 जनवरी को लॉक इन खत्म होने के बाद कंपनी के करीब 5.59 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का 20% हिस्सा ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मौजूदा भाव पर इन शेयरों की वैल्यू करीब 3,355 करोड़ रुपए है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का भी 6 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म होने जा रहा है। इसके तहत करीब 48.15 करोड़ शेयर यानी कुल इक्विटी का 58% हिस्सा ट्रेडिंग के लिए खुल जाएगा, जिसकी वैल्यू लगभग 37,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर फिलहाल 740 रुपए के आईपीओ प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए लॉक इन खत्म होने के बाद बाजार की नज़र इस स्टॉक पर भी बनी रहेगी। साउथ इंडियन बैंक ने दिसंबर तिमाही में स्थिर बिजनेस ग्रोथ दिखाई है, जहां एडवांस और डिपॉजिट दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है। कासा बैलेंस में बढ़त से बैंक की फंडिंग स्थिति मजबूत हुई है। साउथ इंडियन बैंक के ग्रॉस एडवांस सालाना आधार पर 11.27% बढ़कर 96,765 करोड़ रुपए हो गए हैं। अगर मार्च 2025 में किए गए 900 करोड़ रुपए के टेक्निकल राइट ऑफ को हटाएं तो लोन ग्रोथ करीब 12.43% होती है। बैंक के कुल डिपॉजिट भी 12.17% बढ़कर 1,18,000 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो ये दिखाता है कि बैंक की कोर लायबिलिटी में लगातार मजबूती बनी हुई है। औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड की सब्सिडियरी औरो फार्मा लिमिटेड ने खंडेलवाल लैबोरेटरीज का नॉन ऑन्कोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस खरीदा है। इस डील से कंपनी के पोर्टफोलियो में 23 नए ब्रांड और करीब 470 कर्मचारी जुड़े हैं। इस अधिग्रहण से औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड का पेन मैनेजमेंट और एंटी इन्फेक्टिव सेगमेंट और मजबूत होगा। कंपनी का शेयर एनएसई पर 1.18% की तेजी के साथ 1197 रुपए पर बंद हुआ। मोइल लिमिटेड ने जनवरी 2026 के लिए मैंगनीज ओर की कीमतों में बदलाव किया है। Mn 44% और उससे ज्यादा कंटेंट वाले सभी फेरोग्रेड्स की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी की गई है। मोइल लिमिटेड का शेयर बीएसई पर हल्की बढ़त के साथ 368.95 रुपए पर बंद हुआ, जो ये दिखाता है कि कीमतों में बढ़ोतरी को बाजार ने पॉजिटिव तरीके से लिया है। ओरिकॉन एंटरप्राइजेज ने ठाणे स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कुछ एसेट्स बेचने के लिए एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत कंपनी को $23.8 मिलियन यानी करीब 2.38 करोड़ रुपए मिले हैं। कंपनी का कहना है कि इस डील से बैलेंस शीट में नकदी की स्थिति मजबूत होगी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। टाइम टेक्नोप्लास्ट को 2 लीटर क्षमता वाले हाई प्रेशर सिलेंडर बनाने और सप्लाई करने के लिए पीईएसओ से मंजूरी मिल गई है। सभी सेफ्टी और तकनीकी मानक पूरे होने के बाद मिली इस अनुमति से कंपनी की स्पेशल यूज सिलेंडर सेगमेंट में पकड़ और मजबूत होगी। हालांकि शेयर दिन के अंत में 0.13% गिरकर 188.25 रुपए पर बंद हुआ। पंजाब एंड सिंध बैंक ने Q3 के बिजनेस आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बैंक के ग्रॉस एडवांसेस सालाना आधार पर 15.3% बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। वहीं कुल डिपॉजिट्स 9.3% की बढ़त के साथ 1.39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, जिससे बैंक की क्रेडिट ग्रोथ की मजबूती दिखती है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने हैदराबाद में अपनी ग्रीनफील्ड ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के फेज 1 में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस यूनिट के चालू होने से कंपनी की इलेक्ट्रिक बस और अन्य ईवी बनाने की क्षमता बढ़ेगी, जिसका असर शेयर पर भी दिखा और ये 0.42% चढ़कर 1,204 रुपए पर बंद हुआ। एक्मे सोलर होल्डिंग्स ने एक्मे ग्रीन टेक 15 प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी बनाई है। कंपनी के मुताबिक ये यूनिट रिन्यूएबल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट और ऑपरेशन के लिए बनाई गई है, जिससे ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को और विस्तार मिलेगा। एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड को कर्नाटक जीएसटी डिपार्टमेंट से वित्त वर्ष 2018-19 की पेंडिंग टैक्स डिमांड को रिवाइज करने से जुड़ा ऑर्डर मिला है। ये मामला 27 जून 2025 को जारी शो कॉज नोटिस से जुड़ा है, जिसमें 176.65 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड रखी गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 29 दिसंबर के बाद से 569 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर्स हासिल किए हैं, जिनमें कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और फायर डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। इन ऑर्डर्स के बावजूद शेयर बीएसई पर 1.75% की गिरावट के साथ 397.85 रुपए पर बंद हुआ। नायका को लेकर एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने सतर्क रुख अपनाते हुए सेल रेटिंग बरकरार रखी है और 200 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। 1 जनवरी 2026 को 265.75 रुपए के सीएमपी के मुकाबले इसमें करीब 24% गिरावट की आशंका जताई गई है। हालांकि FY26 में कस्टमर एक्विजिशन पर कंपनी का फोकस बना हुआ है। ब्रोकरेज के मुताबिक नायका के बीपीसी बिजनेस की कोर ग्रोथ को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि H1 2026 में ओन ब्रांड्स और E-B2B को हटाने पर ग्रोथ 20% से नीचे रह सकती है। साथ ही प्राइवेट लेबल्स में .in की जैसे कुछ ही ब्रांड्स का बड़ा योगदान है, जिससे ग्रोथ कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क दिखता है।
KEC इंटरनेशनल लिमिटेड को अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से कुल 1050 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। इनमें साउथ इंडिया में 100 मेगावाट से ज्यादा के विंड पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर भी शामिल है, जो कंपनी के रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को मजबूती देता है। अमेरिका से आई राहत भरी खबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर, किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज पर प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी को 1 साल के लिए टाल दिया है। इससे अमेरिका में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों पर फिलहाल दबाव नहीं बढ़ेगा और ग्राहकों और कारोबारियों दोनों को राहत मिलेगी। इस फैसले से न सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि उन देशों और कंपनियों को भी राहत मिलेगी जो अमेरिका को फर्नीचर और किचन से जुड़ा सामान एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि ये राहत स्थायी नहीं है और 1 साल बाद टैरिफ का मुद्दा फिर से सामने आ सकता है।